नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर चुनाव और कुंभ के कॉम्बिनेशन को लेकर। इन दोनों में क्या, इनकी केमिस्ट्री क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। मौनी अमावस्या की प्रातः कुंभ में जो कुछ हुआ उसने केवल देश की बल्कि उत्तर प्रदेश की भी राजनीति को अचानक से गरमा गई। इस गर्म हुई राजनीति के केंद्र बिंदु हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वही योगी आदित्यनाथ जिनके साथ संघ खड़ा तो है, लेकिन कब तक बिना लड़खड़ाए खड़ा रहेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजनीति का प्रारंभ चुनाव से होता है और चुनाव पर ही जाकर खत्म होता है। लेकिन उसमें सबसे अहम होता है चुनाव को जीतना। अगर आप चुनाव जीत नहीं सकते या चुनाव जितवा नहीं सकते तो आप चाहे जितने बड़े हिंदुत्व के या सनातन के अलंबरदार हो, आपका जाना निश्चित है। इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ताकत का मूल्यांकन कुंभ से नहीं बल्कि मिल्कीपुर से होगा। वो मिल्कीपुर जहां 5 फरवरी को मतदान है, वो मिल्कीपुर जो अयोध्या परिक्षेत्र में आता है, वही अयोध्या जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया था और सपा के अवधेश प्रसाद को सांसद बनाकर भेज दिया था। इस बार इस मिल्कीपुर से सपा सांसद के पुत्र अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, या आप कहिए कि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये चुनौती इतनी जबरदस्त है कि इसके आगे कुंभ की चकाचौंध भी फेल होती दिख रही। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि सत्ता अपने ही भार से ढह रही है तो गलत ना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, सत्ता ही सत्ता को हटाती है। कुंभ की घटना को लेकर खामोशी बरतने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया ने अचानक से जिस तरह 24 घंटे बाद अपना रुख और अपना तरीका बदला है, वो ये बताने के लिए काफी है कि मीडिया का रुख योगी सरकार के प्रति फ्रेंडली नहीं है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो सरकारी अमला मीडिया को मैनेज करता है वो स्वयं एक साथ नहीं, बटा हुआ है। आज नेशनल मीडिया जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार को कुंभ की अनहोनी को लेकर हमलावर है, वो ये बताने के लिए काफी है कि उसका रुख अब केंद्र सरकार की ओर है। यानी दिल्ली सुरक्षित रहे, बदले में भले ही किसी की सरकार चली जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ की ही सरकार क्यों न हो। यही कारण रहा कि कुंभ की घटना या दुर्घटना के बाद मीडिया तब तक खामोश रही जब तक केंद्र से उसे हरी झंडी नहीं मिली कि क्या दिखाना है और क्या बताना है। अब जब हरी झंडी मिल गई है तो टीवी 9 के संवाददाता ने चिल्लाना शुरू किया कि क्या ये पाकिस्तान है, कैमरे पर हाथ क्यों लगाया जा रहा है, हमको रोका क्यों जा रहा है, वगैरह वगैरह। कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए हैं, वो धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा जाने हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज़्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। आज जिस तरह कुंभ में उपस्थित संत समाज 2 हिस्सों में बट गया है और मीडिया योगी विरोधी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य को हाईलाइट कर रही है, वो भी उसी रणनीति का हिस्सा है। ये वही शंकराचार्य हैं जो उस विवाह समारोह में भी उपस्थित थे जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को छोड़कर सारे नेता शिरकत कर रहे थे। आखिर मीडिया का जमीर अचानक से कैसे जाग गया, जो सच बचाने लगा और सच दिखाने लगा? कहीं ये हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया? क्योंकि जब संत समाज राजनीतिक बातें बोलने लगे, राजनीतिक लोगों को संगम में स्नान कराने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं और राजनीति का आधार चुनाव है।
चुनाव का मतलब है चुनाव का जीतना, यानी मिल्कीपुर चुनाव का जीतना। और मिल्कीपुर चुनाव केवल हिंदुत्व के जरिए नहीं जीता जा सकता, क्योंकि हिंदुत्व के आड़े आ रहा है संविधान। संविधान यानी गरीब, यानी दलित, यानी अल्पसंख्यक तथा पिछड़ों को अधिकार। इन्हीं दलितों की संख्या मिल्कीपुर में 1.25 लाख है, जबकि कुल मतदाता 3,58,000। यही मतदाता बताएगा कि योगी की ताकत क्या है, और उसी ताकत के आधार पर योगी जी का भविष्य निर्धारित होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।